स्टार्ट करें। चलो, हम लोग क्या क्या संभाग पढ़ चुके हैं? बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग दोनों खत्म हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने हैं अपना रायपुर संभाग। ठीक है, रायपुर संभाग के अंतर्गत देखो, रायपुर संभाग में इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार और एक रायपुर। 5 संभाग आते हैं, मतलब 5 जिले आते हैं, जिसमें का आज हम लोग अध्ययन करेंगे धमतरी जिला। कौन से जिला? धमतरी जिला। ठीक है, आज देखते हैं हम लोग धमतरी जिला। ठीक है, धमतरी जिला हम लोग आज देखते हैं। धमतरी जिला एक ऐसा जिला है जो कि सबसे कम अंतर्राज्यीय वाला जिला है, जो कि उड़ीसा राज्य को सबसे कम टच करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, धमतरी जिला के बारे में सबसे पहले देखते हैं। धमतरी जिला को आपको रायपुर से अलग करके 1998 में बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1998 में। कौन से जिला से अलग करके? रायपुर जिला से। सबसे पहले इसका देखते हैं हम लोग गठन देखते हैं। क्या देखेंगे? गठन। गठन हो जाएगा 1998। मातृजिला रायपुर। किससे अलग करके बनाया गया है? रायपुर से। तो रायपुर इससे क्या हो जाएगा? मातृजिला हो जाएगा। उसके बाद याद रखना है आपको, यहाँ देखो सबसे पहले हमें यहाँ मैं आप लोग को 2 रोड बताया था। रोड को जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मैपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मैप बना के देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे? एक मैप बना के देखते हैं। यह है आपका धमतरी जिला। ठीक है, धमतरी जिला में आप लोग को मैं ऊपर से बताया था कि एक रोड आता है नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30 हमारे कहाँ से निकलता है? कवर्धा से। कवर्धा के चिल्फी घाटी से, कवर्धा के चिल्फी घाटी से प्रवेश करके हमारा ये सुकमा जिले के अंदर कोंटा तहसील में आकर ख़त्म हो जाता है। कौन सा? हमारा नेशनल हाईवे 30। तो ये जो है अपना नेशनल हाईवे 30 याद रखना है, ऊपर से NH 30, नेशनल हाईवे 30 याद रखना है। नेशनल हाईवे 30 हमारा कवर्धा, बेमेतरा, रायपुर, उसके बाद धमतरी, ये वाला धमतरी के नीचे हम कांकेर, कोंडागांव, उसके बाद बस्तर, फिर सुकमा। सुकमा के कोंटा तहसील में जाकर हमारा ये नेशनल हाईवे 30 खत्म हो जाता है। और इसी से नेशनल हाईवे को हमारा राज्य का जीवन रेखा रोड बोलते हैं, जिसकी लंबाई 636 किलोमीटर है। यही नेशनल हाईवे 30 हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रोड है। ठीक है, ये याद रखना है। देखो ऊपर से आएगा हमारा, ये ऊपर से इधर रायपुर से धमतरी इंटर करेगा नेशनल हाईवे 30। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पर धमतरी याद रखना है। क्या याद रखोगे? धमतरी। ये और इधर आप लोग इसके पूर्व में बताया था, पूर्व में कौन सा जिला आता है? बालोद। बालोद याद रखना है। बालोद। बालोद के अंतर्गत एक आप लोग को मैं क्या बताया था? तहसील बताया था। कौन सा तहसील? गुरूर तहसील। इसी गुरूर तहसील से नेशनल हाईवे क्या जाता है? 30, नेशनल हाईवे 930। नेशनल हाईवे 930 जाता है, जो कि धमतरी के कुरूद तहसील में जाकर ख़त्म हो जाता है। कुरूद तहसील में। ठीक है, धमतरी का 1 और 2 जगह याद रखना है। देखो ये हमारा धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के कितने जिले को स्पर्श करता है, ये हमें क्या करना है? देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मैप बनाकर देखते हैं कि हमारा धमतरी जिला कौन कौन से जिले को क्या करता है? स्पर्श करता है। इससे जानने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, देखो यह बना लेते हैं हम लोग एक मैप छत्तीसगढ़ का। समझ लो, एक मान लो एक डायग्राम है छत्तीसगढ़ का। नीचे अपना बस्तर संभाग, ऊपर अपना 2 संभाग, दुर्ग और धमतरी, मतलब दुर्ग और रायपुर। ठीक है, रायपुर के अंदर आता है आपका धमतरी। ऊपर है आप लोग का बिलासपुर संभाग और उसके जस्ट ऊपर में सरगुजा संभाग, जिसमें कहिए नीचे वाला आप लोग का क्या है? बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग के 3 भाग को हम डिवाइड कर देखो पहले। फिर ये बस्तर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 7। ठीक है, 1 2 3 हो गया, और इसको 4 भाग में डिवाइड करो। बस्तर 16 करके बनाया था हम नारायणपुर, और ये दक्षिणी जो बस्तर था हमारा, जो दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा था, उसको अलग करके क्या बनाए थे? बीजापुर। ठीक है, और फिर ये बस्तर से अलग करके बनाया था कोंडागांव। ये 7 हो गया। ठीक है, लेकिन हम वाला देखेंगे आज। रायपुर संभाग देख रहे हैं, तो रायपुर संभाग उसके पूर्व में कौन संभाग है? दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत देखो कितने जिले आते थे? पहले 5 जिले आते थे। अभी वर्तमान में अब दुर्ग संभाग में 7 जिले आते हैं। तो ये ऊपर ये वाला, इसके जस्ट नीचे में देखो ये राजनांदगांव है, ये कवर्धा, फिर राजनांदगांव,
बेमेतरा, फिर दुर्ग और बालोद। फिर यहाँ से देखना है आप लोग को बलौदा बाजार, नीचे इधर स्पर्श करता है आप लोग का धमतरी, इधर उड़ीसा, ठीक, इधर उड़ीसा है पूर्व में, ठीक। ये इतना याद रखना है ये, फिर यहाँ से इतना, ठीक है। और ये ऊपर से याद रखना है मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़, ठीक है। यहीं से अलग करके आप लोग को बनाया गया था, क्या क्या बनाया गया जान रहे हो ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये इतना ऐसे, क्लियर है, ठीक। इतना अब देखो, हमें क्या जानना है, सबसे पहले धमतरी। तो इसी धमतरी को धमतरी देखना है हमें। तो धमतरी में देखें तो धमतरी हमारे कौन कौन से जिला की स्पर्श करते हैं, इसको देखना है। धमतरी ऊपर देखो, ऊपर में उत्तर में आपका रायपुर स्पर्श करता है, यहाँ पर लिख दूँ मैं रायपुर, ये हो गया रायपुर। उसके बाद याद रखना है, देखो पूर्व में किसको छू रहा है, गरियाबंद, किसको स्पर्श कर रहा है, गरियाबंद। तो यहाँ पर लिख दो आप गरियाबंद, गरियाबंद। गरियाबंद के बाद याद रखो, देखो ऊपर में इसका दुर्ग के जस्ट पश्चिम में, मतलब रायपुर के जस्ट पश्चिम में दुर्ग, बालोद, देखो ये दुर्ग और बालोद, ठीक है। यहाँ पास याद रख लो आप दुर्ग और उसके नीचे में बालोद। उसके बाद क्या है, धमतरी के नीचे में देखो कांकेर और नीचे में कौन, कोंडागांव। तो यहाँ पर याद रख लेना है आपको कांकेर, और यहाँ पर याद रख लेना है नीचे में कोंडागांव। गनकर देखो कितने जिलों को स्पर्श करता है, अपना धमतरी जिला, ठीक है। तो अपना धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के 1 2 3 4 5 6 जिले को क्या करता है, स्पर्श करता है। 6 जिला क्या यहाँ पर लिख सकते हो आप, सीमावर्ती जिला। सीमावर्ती जिला क्या क्या बताया, पहला ऊपर में क्या बताया, उत्तर में रायपुर, धमतरी के नीचे में क्या क्या बताया, कांकेर और कोंडागांव, तीसरा कोंडागांव। उसके बाद क्या, पूर्व में गरियाबंद याद रखना, गरियाबंद। और पश्चिम में बताओ क्या क्या है, 5 याद रखना है आप, दुर्ग, और उत्तर पश्चिम में देख लेना बालोद, ठीक है। जो भी ठीक, क्लियर इतना होगा। तो ये जो है 6 जिले को स्पर्श करता है अपना धमतरी जिला, ठीक है। इसके बाद याद रखना है आप, इसके बाद क्या याद रखना है, देखो कि हमारा सीमावर्ती जिला देखें तो सीमावर्ती राज्य देखेंगे। सीमावर्ती राज्य में हमारा धमतरी जिला उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है। कौन से राज्य को, उड़ीसा राज्य को। तो यहाँ पर सीमावर्ती राज्य क्या हो जाएगा, सीमावर्ती राज्य उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। सीमावर्ती राज्य उड़ीसा को छूता है कौन, हमारा धमतरी जिला। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला हमारा धमतरी जिला, जो कि उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है, ठीक है। इतना याद रखोगे, ठीक है, इतना याद रखना है। देखो क्या क्या बताया, धमतरी जिला हमारा, इसका निर्माण कब हुआ, 1998 में रायपुर जिला सलग करके बनाया गया। उसके बाद उसका देख लेंगे हम लोग मातृ जिला। तो मातृ जिला कौन, रायपुर से अलग करके बनाया गया है 1998 में। उसके बाद याद देखना है, हमें रोड देखना है, 2 रोड याद रखना है, एक नेशनल हाईवे 30 और एक नेशनल हाईवे 930, ठीक है। उसके बाद देखना है कि ये हमारा धमतरी जिला कितने जिले को स्पर्श करता है, ठीक है। तो देखो हमारे धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के 6 जिले को क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। इतना याद रखना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि धमतरी जिले में कितने विकास खंड आते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहले आप कि हमारे धमतरी जिले में क्या देखेंगे, विकास खंड देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले नेशनल हाईवे 30 में 2 याद रखना, नेशनल हाईवे 30 में 2 याद रखना। उसके बाद नेशनल हाईवे 30 के बाद नेशनल हाईवे 930 में 1 ठन याद रखना, उसके ऊपर में, ठीक। तो देखो इसमें आप लोग को एक मेरा दोस्त है, उसके मेरे दोस्त के नाम से याद रखना आप लोग, डीकेएस करके, ठीक है। मेरा एक दोस्त है डीकेएस, जो कि डीएसपी है बस्तर संभाग में, उससे क्या है पोस्टिंग है, और उसकी मम्मी कहाँ रहती है, धमतरी में रहती है, ठीक है। कहाँ रहती है, धमतरी में। तो यहाँ बस विकास खंड से याद रखना आप लोग, डीकेएस कौन है, मेरा दोस्त है, और इसकी मम्मी कहाँ रहती है, धमतरी में रहती है, ठीक है। धमतरी के मगरलोर में, धमतरी कहाँ, मगरलोर में रहती है वो, ठीक है। तो डी से याद रखना आप लोग, धमतरी, क्या याद रखोगे, धमतरी। उसके बाद ये हो गया धमतरी। उसके बाद के से क्या याद रखना है,
कुरुद, के से याद रखना है कुरुद, ठीक है। डी से धमतरी विकासखंड, के से कुरुद विकासखंड, एस से याद रखना है आप लोग को इसका धमतरी के जस्ट राइट साइड सिहावा नगरी, क्या याद रखना है सिहावा नगरी याद रखना है। तो एस से क्या हो जाएगा सिहावा नगरी, क्लियर है। उसके बाद एम कहाँ रहती है उसकी मम्मी धमतरी के मगरलोर में, तो एम से हो जाएगा मगरलोर। मगरलोर आप लोग याद रख लेना कुरुद के ऊपर, कहाँ याद रख लोगे कुरुद के ऊपर राइट साइड में मगरलोर, ठीक है। ये रोड ये चारों विकासखंड अपने धमतरी जिले के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या, डी से धमतरी, के से कुरुद, एस से सिहावा नगरी और एम से क्या याद रख लेना है मगरलोर याद रख लेना है, क्लियर इतना, ठीक है। आपने कितना चार विकासखंड याद हो जाएगा। उसके बाद ये तहसील भी याद रखना है, ये चारों क्या है तहसील भी है, ठीक है। एक नई तहसील भी याद रखना है यहाँ पर, एक नई तहसील भखारा, ठीक है। ये भखारा एक नई तहसील बनी है, तो नई तहसील भखारा याद रखना है। ये चारों तहसील के साथ एक और तहसील जोड़ेंगे कितना तहसील हो जाएगा 5, तो ठीक है। तो हमारे यहाँ एक और जोड़ दूंगा बी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही 5 क्या हो जाएगा तहसील हो जाएगी, 5 तहसील हो जाएगा, क्लियर इतना। 5 तहसील धमतरी, कुरुद, सिहावा नगरी, मगरलोर, भखारा हो जाएगा, क्लियर है। मिटा दूं, ओके ठीक। अब देखो इसके बाद हम क्या देख लिए, इसके बाद हम देखते हैं विधानसभा क्षेत्र, देखते हैं क्या देखते हैं विधानसभा क्षेत्र। देखो इसे हमारे धमतरी जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र है। कितने विधानसभा क्षेत्र 3, तो 3 विधानसभा क्षेत्र सबसे पहले हम जानते हैं। पहला विधानसभा क्षेत्र याद रखना, देखो मेरा एक दोस्त है, क्या बोला मैं डीकेएस, डीकेएस कौन है एक डीएसपी है, कहाँ पोस्टिंग है उसका बस्तर, ठीक है। जिसमें क्या नाम है उसका याद रखना डीकेएस, यही डीकेएस नाम से क्या है विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। डी से याद रखना आप लोग धमतरी, ठीक है धमतरी। उसके बाद कैसे क्या याद रखोगे कुरुद, कुरुद याद रखना है। उसके बाद एस से क्या याद रखना है सिहावा नगरी। ये तीनों हमारा विकासखंड भी है, पहले जानते हो ये तीनों विकासखंड भी है और ये तीनों क्या है विधानसभा क्षेत्र भी है, सिहावा नगरी, क्लियर है। अब यहाँ विधानसभा क्षेत्र है मतलब विधानसभा क्षेत्र, इसके अंतर्गत जरूर विधायक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ विधायक भी याद रखना है, क्या करना है विधायक भी याद रखना है। तो विधायक याद रखना है, देखो सबसे पहले क्या करना है विधायक याद करना है, ठीक है। धमतरी से याद रखना है आपको, धमतरी से याद रखना है रंजना साहू, ये आपका हम धमतरी जिला पढ़ रहे हैं, ठीक धमतरी, ठीक है। तो रंजना धमतरी जिला से विधायक कौन रंजना साहू याद रखना है, रंजना साहू। उसके बाद याद रखना है कुरुद, कुरुद में अपने याद रखना है अजय चंद्राकर, क्या याद रखना है अजय चंद्राकर। अजय चंद्राकर कौन है विधायक है, कहाँ का कुरुद विधानसभा क्षेत्र का, ठीक है। बच गया लास्ट सिहावा नगरी, सिहावा नगरी में विधायक आपको याद रखना है लक्ष्मी ध्रुव, क्या याद रखोगे लक्ष्मी ध्रुव कौन है वहाँ की विधायक, कहाँ का सिहावा नगरी का, ठीक है। देखो 4 विकासखंड बताया, क्या क्या बताया धमतरी, कुरुद, सिहावा नगरी और एक मगरलोर, चारों विकासखंड बताया। अब 3 विधानसभा क्षेत्र बताया, क्या क्या धमतरी, कुरुद, सिहावा नगरी। तो देखो धमतरी का क्या बताया आप लोग को विधायक क्या बताया रंजना साहू। उसके बाद कुरुद का अजय चंद्राकर, उसके बाद सिहावा नगरी का लक्ष्मी ध्रुव। ये तीनों विधान मतलब विधायक याद रखना है, क्लियर। इसके बाद याद रख लेते हैं हम लोग नगर निगम याद रख लेते हैं, ठीक है। क्या याद रखेंगे जी नगर निगम। तो डी से आप लोग याद रख लेना धमतरी, धमतरी अपना क्या है एक नगर निगम है, नगर निगम। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 नगर निगम है, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम है, जिसमें से एक नगर निगम क्या है आपका धमतरी नगर निगम है। इस धमतरी एक नगर निगम है, तो नगर निगम है तो स्वाभाविक से बात यहाँ क्या होगा एक महापौर होगा, ठीक है। तो यहाँ का महापौर याद रखना है आप लोग को विजय देवांगन, क्या याद रखोगे विजय देवांगन, क्लियर इतना ये याद रखना है। ये हमारा क्या होगा नगर निगम ही खत्म हो गया। अब देखते हैं कि धमतरी जिला को क्या क्या बोलते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है ओके। चलो देखो इतना याद करते चलना है, याद करते चलना है तो दरवाज़ा बंद कर देना,
ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या बताने वाला था मैं अभी, धमतरी के बारे में। धमतरी के बारे में देखो इंफॉर्मेशन जानना है, धमतरी को क्या क्या बोलते हैं विशेष रूप में देखो धमतरी के बारे में। धमतरी को सबसे पहले सबसे कम अंतर्राज्यीय वाला जिला, सबसे कम अंतर्राज्यीय वाला जिला कहते हैं, अंतर्राज्यीय वाला जिला, इतना याद रखना है। उसके बाद धमतरी एक क्या हमारा जिला मुख्यालय है, धमतरी एक क्या है जिला मुख्यालय, धमतरी एक जिला मुख्यालय है। इसके बाद याद रखना है एक नगर निगम भी है, ठीक है। बताओ क्या बताया, नगर निगम का महापौर किसको बताया, विजय देवांगन, याद रखना है। एक नगर निगम के साथ क्या है, विधानसभा क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। बताओ धमतरी के विधानसभा क्षेत्र विधायक कौन, रंजना साहू, याद रखना है। इसके बाद विधानसभा के क्षेत्र बाद याद रखना कि हर्बल पार्क भी है, ये हमारा क्या है, हर्बल पार्क वाला जिला भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, हर्बल पार्क, हर्बल पार्क वाला जिला भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ याद रखना है आप लोग को एक बम्बू संग्रहण केंद्र प्रस्तावित है, क्या है जी, बम्बू मतलब बांस संग्रहण केंद्र, एकमात्र बांस संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है, प्रस्तावित है, स्थित नहीं प्रस्तावित है, बांस संग्रहण केंद्र क्या है, प्रस्तावित है, प्रस्तावित याद रखना, ठीक, निर्माण होने वाला है ये। उसके बाद याद रखना यहीं पर राइस मिल क्या याद रखना है, कॉम्प्लेक्स याद रखना है, राइस मिल कॉम्प्लेक्स, राइस मिल कॉम्प्लेक्स यहीं स्थित है, कहाँ, धमतरी जिले में, ये राइस मिल कॉम्प्लेक्स याद रखना है। देखो धमतरी जिले के बारे में क्या क्या याद रखना है, धमतरी हमारा क्या है, एक सबसे कम अंतर्राज्यीय वाला जिला है, ठीक है, एक नगरीय निगम है, एक क्या है, जिला मुख्यालय है, एक विधानसभा क्षेत्र है, ठीक, विकास खंड भी है, तहसील भी है, ठीक है। यहीं पर सर क्या है, बम्बू आप लोग का बांस संग्रहण केंद्र है, प्रस्तावित है। उसके बाद आप लोग का राइस मिल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इतना याद, हर्बल भी पार्क है, इतना क्लियर रखना आप लोग किसके बारे में, धमतरी जिले के बारे में, ठीक है। उसके बाद धमतरी जिले किसके बाद क्या करना है, आप लोग को जानना है दो हर्बल पार्क जगह जानना है, क्या क्या है, देखो दो पार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का पूछता है एग्जाम में हमेशा, ठीक है। बी से याद रखना कि किससे, बी से याद रखना है एक बंजारी, क्या याद रखोगे, बंजारी के बाद रखना है एक बागौद याद रखना है। बंजारी में इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखना है तथ्य के रूप में, बंजारी यहीं पर हर्बल मेडिसिन सेंटर स्थित है, हर्बल पार्क भी कहते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, हर्बल पार्क याद रखना है किसको, बंजारी ग्राम में, ठीक है, हर्बल पार्क याद रखना है। बागौद याद रखोगे, इसके बाद बागौद में याद रखना मेगा फूड पार्क, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ का सबसे मेगा फूड पार्क बागौद, अगर जिला पूछ दिया तो धमतरी जिला में, ठीक है, धमतरी जिला के बागौद ग्राम में सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है। और हमारे भारत देश का दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा यहीं पर मेगा फूड पार्क का बस्तर के सेमरा गांव में प्रस्तावित है, अगर वो बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हो जाएगा, ये याद करके चलना है, ओके, ठीक है। देखो ये हो गया आप लोग का ये। उसके बाद यहाँ पर एक अभ्यारण्य याद रखना है आपको, क्या करना है, एक अभ्यारण्य याद रखना है इसे धमतरी जिले में, ठीक है, धमतरी जिले में एक अभ्यारण्य याद रखना है, यह आप लोग का अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम अभ्यारण्य क्या है, सीता नदी, क्या याद रखोगे, सीता नदी, ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य याद रखना है आपको, कौन से जिले में, धमतरी जिले में। यहाँ पर मैं देखता हूँ अभ्यारण्य याद रखना है, अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, धमतरी जिले में, सीता नदी अभ्यारण्य याद रखना है, ठीक है। सीता नदी अभ्यारण्य इसका निर्माण कब हुआ था, 1974 में, सबसे पहले इसी अभ्यारण्य का निर्माण हुआ था धमतरी जिले में 1974 में, इसीलिए इसके सीता नदी को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम, हाँ,
छत्तीसगढ़ का प्रथम अभ्यारण्य और छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य। ठीक है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का इसको प्रथम या पहला अभ्यारण्य तथा छत्तीसगढ़ का प्राचीन अभ्यारण्य कहते हैं। कौन सा अभ्यारण्य को? सीता नदी को। ठीक है, इतना को इसे सीता नदी और उदयंती हमारा गरियाबंद में है, उदयंती अभ्यारण्य। तो सीता नदी प्लस उदयंती को 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। जो कि अब वर्तमान में 2009 में इसे क्या घोषित कर दिया गया था? 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इतना फैक्ट हमें सीता नदी के बारे में क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास हम लोग को नदी याद रखना है, पहाड़ी पर्वत याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? पहाड़ी पर्वत और नदी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक पहाड़ी पर्वत। ये सिहावन नगरी के इसी क्षेत्र में आप लोग एक पहाड़ पाओगे। क्या पाओगे? पहाड़ी पर्वत। ठीक है, इसका नाम है सिहावा पर्वत। क्या नाम है? सिहावा पर्वत। याद रखना, सिहावा पर्वत। ठीक है, तो सिहावा पर्वत के बारे में देखो क्या क्या मुख्य तथ्य फैक्ट है जो एग्जाम में पूछता है। सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत याद रखना है। इसी सिहावा पर्वत में आप लोग का श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। क्या है? श्रृंगी ऋषि का आश्रम। इसी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में एक इसकी शिष्य रहती थी महानंदा। ठीक है, इस महानंदा के नाम पर एक नदी निकलती है, वहाँ से महानदी। इसी महानदी का प्राचीन नाम है महानंदा। ठीक है, तो ये हमारे सिहावा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? एक नदी निकलती है ये जो कि कांकेर से होते हुए उधर ऊपर की ओर हमारे छत्तीसगढ़ के 10 से 11 जिला से होकर के जा करके ये उड़ीसा के कटक क्षेत्र में क्या कर लेता है? विसर्जित हो जाता है, बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये महानदी है। कौन सी? कहाँ से निकलती है? सिहावा के सुक्तिमती से। ठीक है, सिहावा के एक जगह सुक्तिमती, या प्राचीन नाम भी बोलते हैं उसके। ठीक है, सिहावा का प्राचीन नाम सुक्तिमती याद रख लेना, सुक्तिमती। इसी सुक्तिमती जगह से आपका एक नदी निकलता है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नदी। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, महानदी निकलती है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 10 से 11 जिला से हो करके कहाँ जाकर के पूर्व में विसर्जित हो जाती है? उड़ीसा के कटक जगह में। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। इतना याद रखना है। ठीक है, देखो महानदी के में के बारे में क्या याद रखना है? महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी है। पहला लिखना, महानदी हमारे छत्तीसगढ़ का क्या नदी है? छत्तीसगढ़ का मुख्य नदी है। इतना क्लियर रखना है। इसी छत्तीसगढ़ को गंगा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा नदी। छत्तीसगढ़ गंगा नदी किसको बोलते हैं? महानदी को। उसके बाद इसी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कौन सी नदी को? महानदी को। ठीक है, इसके बाद याद रखना इसी छत्तीसगढ़ में मतलब ये जो महानदी जो है अपना, इसी महानदी की लंबाई देखना है। क्या देखना है? लंबाई। महानदी की आपको लंबाई याद रखना है। लंबाई, इसका कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। यही हमारा लंबाई जो 858 किलोमीटर है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में, इस छत्तीसगढ़ में कितना बहता है? 286 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में बहता है। इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का सबसे दूसरी लंबी नदी कहते हैं। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कहते हैं। कौन सी नदी को? महानदी को। दूसरी सबसे लंबी नदी। इतना क्लियर है। इसके बाद याद रखना है हमें इसका प्राचीन नाम। देखो सबसे पहले क्या क्या बता दिया? महानदी के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखना है? महानदी कहाँ से उद्गम होता है? सिहावा पर्वत के सुक्तिमती नदी से। सुक्तिमती नदी से क्या होता है? उद्गम होता है, जो कि उद्गम होकर के वो नीचे हमारे कांकेर तरफ से होकर के पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के 10 से 11 जिलों से बह करके वो पूर्व की ओर उड़ीसा के कटक में जाकर विसर्जित हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये वहाँ से उद्गम होता है और वहाँ पर जाकर विसर्जित हो जाती है। उसके बाद याद रखना है आप लोग को महानदी को छत्तीसगढ़ का
मुख्य नदी कहते हैं। छत्तीसगढ़ एक गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। छत्तीसगढ़ कुल लंबाई 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की हमारे महानदी की 858 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे दूसरी लंबी नदी और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी सबसे बड़ी लंबी नदी शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। और ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, 286 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, छत्तीसगढ़ में ये होगा इतना। ठीक है, इससे प्राचीन नाम बताता हूँ। इसका प्राचीन नाम याद रखना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन छपता है यहाँ से। ओके, याद रखना आप लोग मुख्य रूप से महानदी के बारे में। ठीक है, महानदी के बारे में उसका प्राचीन नाम याद रखना। क्या नाम याद रखोगे? प्राचीन नाम। ठीक है, प्राचीन नाम याद रखना। जब भी आपका धनंजय सर क्या बन जाएगा? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर से डीसी याद रखना। तो डिप्टी कलेक्टर बन जाओ तो क्या करूँगा? सिग्नेचर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग प्राचीन नाम याद रखना। एक डीसी याद रखना। क्या याद रखोगे? डीसी। दूसरा मैं क्या करूँगा? सिग्नेचर। ठीक है, डी से याद रखना आप लोग द्वापर युग। क्या याद करोगे? द्वापर युग। ठीक है, एस से क्या याद रखोगे? सतयुग या सतयुग। ओके, ये तो द्वापर युग में डी से द्वापर युग और सी से चित्रोत्पला। चित्रोत्पला याद रखना आप लोग। महानदी को द्वापर युग में चित्रोत्पला के नाम से जानते थे, उसका प्राचीन नाम क्या है? चित्रोत्पला। और उस सतयुग में उसका प्राचीन नाम क्या था? नीलोत्पला याद रखना है। क्या याद रखोगे? नीलोत्पला। ठीक है, और अन्य नाम में याद रखना है आपको। अन्य नाम में याद रखना है। वहाँ पर एक आश्रम बताया हूँ सिहाव पर्वत में, आपको सिहाव पर्वत आश्रम बताया हूँ। तो आश्रम बताया हूँ तो वहाँ पर कौन सा आश्रम है? श्रृंगी ऋषि के आश्रम। तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में उसी श्रृंगी ऋषि की एक शिष्य रहती थी। कौन? महानंदा। इसी महानंदा के नाम पर क्या कर दिया गया? उसका नाम प्राचीन नाम महानंदा। महानंदा उसका प्राचीन नाम है। तो महानंदा श्रृंगी ऋषि है, तो ऋषि के समान था उसका, इसीलिए क्या कर दिया गया इसका नाम? और ऋषि तुल्य याद रखना। ऋषि तुल्य। ठीक है, एक और अन्य नाम याद रखना, कनक नंदिनी। ये 6 से 7 नाम आप याद करके रखना है। किसके बारे में? महानदी के प्राचीन नाम के बारे में। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जब नदी बन गया तो नदी में बांध भी बना होगा। ठीक है, तो इस नदी में मुख्य रूप से आप लोग से 3 से 4 बांध बना है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर यह महानदी में आप लोग को मुख्य रूप से पहले 2 बांध याद रखो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, 2 आप लोग को क्या याद रखना है? बांध याद रखना है। सबसे पहले देखो, इसमें पहला नाम रुद्री बैराज या रुद्री बांध बोल सकते हो, रुद्री बांध। ठीक है, दूसरा याद रखना यहाँ पर गंगरेल बांध। क्या याद रखोगे? गंगरेल बांध। गंगरेल बांध याद रखोगे, जो कभी इसका नाम वर्तमान में रविशंकर शुक्ल रख दिया गया है, गंगरेल बांध। ठीक है, एक और ने यहाँ पर गरिया बांध है, देखो उसके पूर्व में। इसे गरिया बांध में नीचे में एक पहाड़ी है, नारियल की पहाड़ी। ठीक है, नारियल पानी बोलते हैं। इसी नारियल पानी से एक नदी जाती है इधर और जाकर किसमें मिल जाती है? आपकी महानदी में। और इसी महानदी पर आप लोग का बना है सिलियारी नदी में एक बांध। कौन सा बांध? माडम सिल्ली। ठीक है, माडम सिल्ली बांध याद रखना है। कौन सी नदी में? सिलियारी नदी में। और मुख्य रूप से पूछ जाएगा तो महानदी में। ठीक है, एक याद रखना है यहाँ पर माडम सिल्ली। इसी माडम या मुडुम सिल भी बोलते हैं इसको, माडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली या मुडुम सिल भी बोल देते हैं। इसी माडम सिल्ली का नाम परिवर्तन करके क्या दिया गया है? माडम सिल्ली का नाम, माडा सिल्ली का नाम परिवर्तन करके रख दिया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय रख दिया गया है, इसका नाम परिवर्तन करके माडम सिल्ली का नाम परिवर्तन करके। एक याद इधर नीचे कांकेर की तरफ बहा है, तो कांकेर की तरफ में इसकी एक सहायक नदी है दूध नदी। इसी दूध नदी और महानदी के संगम में आप लोग को बनाया गया है दुधावा डैम। ठीक है, दुधावा परियोजना, दुधावा डैम, जो भी कौन सा डैम? दुधावा डैम। ठीक है, तो ये दुधावा जो डैम बना है इसको कौन सी नदी में लेना है? आंसर मुख्य नदी आप लोग का महानदी में लेना है। और जिला पूछ देगा तो जिला कांकेर में लेना है। हमारा दुधावा डैम कहाँ स्थित है? कांकेर जिले में। और कौन सी नदी में? मुख्य नदी महानदी में। ठीक है, और अगर महानदी आंसर ऑप्शन नहीं रहे तो दूध नदी में। इतना किसके बारे में याद रखना है? दुधावा डैम। देखो कितना डैम बता दिया? 4 डैम। पहला याद रखना है आप लोग कौन सा डैम?
महानदी में बनने वाले बांध, महानदी में बने हुए बांध, क्या कैसे महानदी में कौन कौन से बांध बने? ठीक है, पहला याद रखना रुद्री बैराज, क्लियर है? दूसरा दो तो ठीक है। उसके बाद याद रखना दूसरा गंगरेल बांध, ठीक है, गंगरेल बांध याद रखना है, गंगरेल बांध, ठीक है। तीसरा याद रखना है माडम या मडुम सिल्ली, मडुम सिल्ली याद रख लेना तीसरा। चौथा क्या बताया? दुधावा डैम या दुधावा जलाशय, क्लियर है? देखो रुद्री बैराज का निर्माण हुआ था 1915 याद रखना है, ठीक है। गंगरेल बांध याद रखना है आप लोग को 1978-79, क्लियर। आंसर में अगर 78 रहा तो 78 लगाना और 79 रहे तो 79 लगाना। दोनों में से अगर दोनों दे देगा ऑप्शन में तो 79 लगाना। क्या लगाना है? 79, ठीक है। तो 1978-79 लगाना आप लोग, ठीक है, ये ठीक है 79, क्लियर हो गया। माडुम सिल्ली को याद रखना है आप लोग को 1923, ठीक है। 1923 में हमारा कौन सा डैम बना था? माडम सिल्ली। उसके बाद याद रखना है आप लोग को दुधावा जलाशय, इसका निर्माण कब हुआ था? 1963 याद रखना है। कब? 1963, ठीक है। इसमें नाम परिवर्तन कर दिया गया है, देखो गंगरेल डैम का नाम परिवर्तन करके रख दिया गया है रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर रविशंकर शुक्ल जलाशय रख दिया गया है। किसका नाम परिवर्तन करके? गंगरेल डैम का नाम परिवर्तन करके रख दिया गया है रविशंकर शुक्ल जलाशय। इसके बाद ये जो आपका माडम सिल्ली है, माडम सिल्ली का भी नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। किसका नाम बदल करके? माडम सिल्ली डैम के नाम परिवर्तन करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कर दिया है, ठीक है। इतना याद रखना है, डेट मत भूलना है। रुद्री बैराज का ये डेट याद रखना है 1915, गंगरेल बांध का 1978-79। उसके बाद आपको याद रखना है माडम सिल्ली याद रखना है आप लोग को 1923। उसके बाद याद रखना है आपको कौन सा डैम? दुधावा डैम याद रखना है 1963। नाम परिवर्तन है उसको याद रखना है आप लोग का। सबसे पहले माडम सिल्ली का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। गंगरेल डैम का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? डॉक्टर रविशंकर शुक्ल। इतना हमें इस महानदी में मुख्य नदी है धमतरी जिला के बारे में याद रखना है। जो 2 डैम को नहीं भूलना है, 2 से 3 डैम को, ये रुद्री बैराज, गंगरेल डैम और ये माडम सिल्ली, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। यह अब गंगरेल अब सब बताता हूँ अभी। चलो देखो अब आते हैं हम लोग देखते हैं मुख्य नदी। इसमें जो मुख्य नदी में मुख्य बांध, एक मुख्य बांध तो आपको फैक्ट याद रखना है किसके बारे में? गंगरेल बांध, ठीक है। गंगरेल बांध, ये गंगरेल बांध के बारे में देखो। गंगरेल बांध हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। पहले याद करके रखना है। पहला क्या याद रखोगे? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? गंगरेल बांध या पंडित रविशंकर जलाशय हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध। उसके बाद याद रखना है आप लोग को इसमें देखो छत्तीसगढ़ को इसका मिनी गोवा भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ का इसको मिनी गोवा के नाम से जानते हैं। इसका आप लोग को क्या रखना है? लंबाई याद रखना है, ठीक है। गंगरेल बांध का लंबाई याद रखना है। लंबाई याद रखना आप लोग 1380 मीटर, ठीक है। 1380 मीटर याद रखना है, ठीक है। और यही अपना गंगरेल बांध जो है इसी का जल आपूर्ति किसको करता है? भिलाई स्टील प्लांट को, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट के जल का आपूर्ति कहाँ से करता है? गंगरेल बांध से, ठीक है। जल आपूर्ति कौन करता है? जल आपूर्ति करता है इसी बांध से कौन? अपना BSP, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण कब हुआ था? 1955। उसका आंशिक रूप से काम कब स्टार्ट हुआ था? 1959। और इसका पूर्ण रूप से काम कब स्टार्ट हुआ था? 1961। इतना याद रखना है भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। कहाँ स्थित है? भिलाई दुर्ग में, ठीक है। इतना आप लोग को गंगरेल बांध के बारे में मुख्य तथ्य याद रखना है, ठीक है। और ये 10 मेगा क्या, ठीक है, ये 10 मेगावाट, हाँ 10 मेगावाट
जल विद्युत, जल विद्युत क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन करता है, जो कि ये 4 भाग में डिवाइड है। ठीक है, ढाई ढाई करके कितने भागों में डिवाइड है, 4 भागों में डिवाइड है, जो कि टोटल 10 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, 2004 से ये इतना करता है, पहले इतना नहीं करता था। 2004 से 10 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करता है। कौन सा बांध, अपना गंगरेल बांध। गंगरेल बांध ना करके अब क्या बोला जाता है इसको, पंडित रविशंकर जलाशय बांध। ठीक है, इतना याद रखना कि इसके बारे में, गंगरेल बांध। क्लियर, ओके, इतना हो गया। अब देखते हैं, बांध जान गए। अब इसी हमारे धमतरी जिले में पहले बहुत सारे क्या हुआ, सत्याग्रह हुआ, आंदोलन हुआ। ठीक है, देखो ये नेशनल हाईवे आपको याद रखना है। कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे 30। इसी नेशनल हाईवे 30 में ये आपका कुरुद के ऊपर एक जगह याद रखना है, कंडेल ग्राम याद रखना है। कौन सा ग्राम, कंडेल ग्राम। कौन से रोड में, नेशनल हाईवे 30 में। और इसके नीचे में, धमतरी के नीचे में 2 जगह और याद रखना है, एक श्यामा तरई याद रखना, और उसके नीचे में जी जाम गाँव। कौन से याद रखोगे, जी जाम गाँव, ये दोनों याद रखना है। तो श्यामा तरई और जी जाम गाँव यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है जी, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के बारे में याद रखना, औद्योगिक क्षेत्र 2 जगह याद रखना। पहला क्या बताया नीचे, श्यामा तरई, दूसरा क्या बताया, जी जाम गाँव। ये दोनों क्या करना है, क्या है आपका औद्योगिक क्षेत्र। धमतरी जिले में औद्योगिक क्षेत्र श्यामा तरई और जी जाम गाँव को याद रखना है। इतना क्लियर है। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, जंगल सत्याग्रह याद रखना है। सबसे पहले मुख्य बात यहाँ का कंडेल नहर सत्याग्रह है। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह याद रखना है। देखो पहले, सबसे पहले यहाँ सत्याग्रह हुआ, क्या क्या आंदोलन हुआ। पहला देखो कंडेल नहर सत्याग्रह याद रखना है, कंडेल नहर सत्याग्रह। क्लियर, कंडेल नहर सत्याग्रह याद रखना है। उसके बाद याद रखना है आप लोग को सिहावा जंगल सत्याग्रह याद रखना है, सिहावा जंगल सत्याग्रह। इसके बाद तीसरा आप लोग का जंगल सत्याग्रह याद रखना है आपका गट्टा सिल्ली। ठीक है, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ठीक, जंगल सत्याग्रह। चौथा याद रखना है आप लोग को रुद्री नावा गांव जंगल सत्याग्रह। ठीक है, इतना याद करके चलना है। ये चारों सत्याग्रह कहाँ हुआ था, अपना धमतरी जिला में। इसीलिए धमतरी जिले को जंगल सत्याग्रह का जिला भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ है, इसी धमतरी जिले में हुआ है। क्लियर है, ठीक है। इसका डेट याद रखना है। देखो ये आपका कंडेल नहर सत्याग्रह आपका हुआ था 1920 याद रखना। ठीक है, इसी के समय महात्मा गांधी हमारे सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, सिहावा जंगल सत्याग्रह में याद रखना आप लोग 1922। क्या याद रखना है, 1922। 21 जनवरी 1922 याद रखना है। क्या याद रखोगे, 21 जनवरी 1922 में हमारा सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद याद रखना है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के बारे में आपको याद रखना है। इसका डेट आपका 1930। क्या याद रखोगे, 1930 में याद रखना है जुलाई महीने में गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, जुलाई माह 1930 में गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद याद रखना है चौथा रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह। ये अगस्त माह में हुआ था, 22 अगस्त 1930 में यह भी क्या हुआ था, रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह हुआ था। कब, 22 अगस्त 1930। अब इसमें आप लोग को पूछते हैं इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, इसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में याद रखना पहले आप लोग को याद रखना है। देखो कंडेल नहर सत्याग्रह में सबसे पहले याद रखना है आप लोग को पंडित सुंदरलाल शर्मा यहाँ के नेतृत्व करता थे कंडेल नहर सत्याग्रह के। इसके सहयोगी 3 लोग और थे। पहला बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव याद रखना है। उसके बाद याद रखना है आप लोग को नारायण राव मेघावाले। तीसरा याद रखना है आप लोग को नथु जगताप। ठीक है,
पहला याद रखना, इसका नेतृत्व करता पंडित सुंदरलाल शर्मा, उसके बाद 3 सहयोगी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, उसके बाद नारायण राव मेघावाले, एक नथु जगताप। इतना याद रखना है कि इसमें कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में। ये कंडेल नहर सत्याग्रह अभी आप लोग को मैं तुरंत कहानी के रूप में बताता हूँ क्या क्या हुआ था रियल में, ये कंडेल नहर सत्याग्रह क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है, सिहावा जंगल सत्याग्रह। सिहावा जंगल सत्याग्रह में वहाँ पर जो सिहावा पर्वत है ना, वहाँ पर बहुत सारा वन लगा हुआ है, तो अंग्रेज वहाँ के वन कटाई के लिए वो कर रहे थे, तो वहाँ पर जो छोटेलाल श्रीवास्तव है ना, वहाँ पर वो जंगल सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, उसके सहयोगी भी थे, ठीक है। तो ये सिहावा जंगल सत्याग्रह में आपको याद रखना है मुख्य रूप से उसका नेतृत्व करता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। इसमें भी याद रखना है गट्टासिली और गट्टासिली जंगल सत्याग्रह और रुद्री नावा गांव जंगल सत्याग्रह में भी उसका मुख्य मतलब नेतृत्व करता कौन था, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका सहयोगी भी रहेगा लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना है इस सब के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। कंडेल नहर सत्याग्रह याद हो रहा है ना, ठीक। कंडेल नहर सत्याग्रह सबसे बारे में जानते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। ये कब हुआ था, 1920, ठीक है, 1920 में। देखो इसमें क्या याद रखना है, कंडेल नहर सत्याग्रह पूरी कहानी सुनो। ये बात है उस दौर की जब वहाँ कंडेल एक गांव है, कहाँ, धमतरी जिले में। धमतरी जिले में कंडेल ग्राम है। इसी कंडेल ग्राम में 1920 के समय वहाँ अंग्रेज लोग शासन करते थे। क्या करते थे, अंग्रेज लोग शासन। तो अंग्रेज लोग वहाँ शासन करते थे, तो वहाँ पर व्यापारी किसान सभी निवास करते थे, ठीक है। किसान व्यापारी वहाँ पर निवास करते थे। तो वहाँ पर जो कंडेल नहर सत्याग्रह है ना, तो कौन सा बांध के आसपास है कंडेल नहर सत्याग्रह, रुद्री बैराज के पास। उसी रुद्री बैराज का पानी इकट्ठी करके रखता है सभी, मतलब वहाँ भी डैम में, ठीक है। तो वहाँ के रक्षक से कौन करते हैं, अंग्रेज लोग करते हैं, वहाँ शासन करते हैं। तो उसी रुद्री बैराज के पानी से ये लोग किसान लोग क्या करना चाहते हैं, खेती बाड़ी सिंचाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसी की यहाँ नहर से लोग क्या करना चाहते हैं, सिंचाई खेती बाड़ी करना चाहते हैं। तो लेकिन ये बात उनको अच्छा नहीं लगता, किसको, अंग्रेज लोग को। वो लोग बोलता है यदि इसका पानी आप लोग क्या करना चाहोगे, उपयोग करना चाहोगे, तो आप लोग को 10 साल का उपबंध करना पड़ेगा, पैसे पटाना पड़ेगा, 10 साल तक एग्रीमेंट करना पड़ेगा बोलते हैं। तो बोलते हैं हम लोग तो गरीब आदमी है, बोलते हैं कहाँ से 10 साल तक उपबंध करा पाएंगे बोलते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज लोग बोलते हैं आप लोग को करना पड़ेगा, 10 साल तक उपबंध आप लोग पहले करो, तब जा करके आप लोग को पानी देंगे बोलता है, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग अगर आप नहीं दोगे पानी, तो जब बरसात होगा तो हम लोग खेती बाड़ी कर लेंगे, आपके रुद्री नहर से हम लोग पानी नहीं लेंगे बोलते हैं। ये सब किसान लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर बोलते हैं ये लोग कि ठीक है अब हम लोग नहीं लेंगे आपके नहर से बांध करके। तो अंग्रेज लोग तक षड्यंत्र रखते हैं ये सभी किसान व्यापारी को फंसाने के लिए। एक व्यापार रखते हैं, मतलब ये लोग षड्यंत्र रचते हैं कि सभी किसान और व्यापारी को हम लोग फंसा देंगे करके। तब उन लोग को क्या करता है, रात्रि के समय रात्रिकालीन में उसी रुद्री बैराज जो नहर रहता है, पानी भरा रहता है, उसको पूरा इधर उधर फोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पूरा पानी को बहा देते हैं, दूसरे अगल बगल के खेत में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं, ठीक है। और जैसे ऊपर देखते हैं, जैसे सुबह उठ करके सभी किसान लोग देखते हैं कंडेल नहर के, जो कंडेल के गांव के ग्रामवासी उठ के देखते हैं, तो सबके खेत में पानी लप भरा रहता है। तो देखते हैं तो वो लोग फिर उसी पे षड्यंत्र करके वो चोरी के केस में फंसा देते हैं सभी किसान लोग को, कि ये लोग मतलब पानी को चोरी करके अपने खेती बाड़ी के लिए यूज कर रहे हैं करके पूरा फंसा देते हैं अंग्रेज लोग। किसको, किसान और व्यापारी को। तो ये बोलते हैं नहीं हम लोग तो नहीं चोरी नहीं कि हम लोग तो फोड़े भी नहीं है, इसको फोड़े तोड़े नहीं है, ऑटोमेटिक बहा होगा बोलते हैं। तो ये लोग तो षड्यंत्र रखे, अंग्रेज लोग फोड़ के फाड़ के ज़बरदस्ती कर दिए उस चीज़ को, ठीक है। तो वो लोग को ज़बरदस्ती केस दर्ज कर देते हैं और ऊपर जुर्माना लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जुर्माना। तो जुर्माना कितने रुपये का लगाता है, 4303 रुपये पर जुर्माना लगा देता है किसान के। कहाँ किसान को, कंडेल के किसान को, ठीक है। तो वहाँ के एक क्षेत्रीय नेता कौन रहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा को एक बात जाकर कहते हैं, यही कंडेल जो गांव रहता है ना, इसी कंडेल गांव में आप लोग का एक मुख्य भी वो जो आदमी व्यापारी रहता है आप लोग का, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये जो बाबू छोटेलाल जो श्रीवास्तव रहता है ना, यही जाकर के उसको बताता है, किसको, पंडित सुंदरलाल शर्मा को, आओ देखो हमारे पास हमारे गांव में अंग्रेज लोग कैसे सितम ढाल रहे हैं और कैसे हम लोग को षड्यंत्र कैसे फंसा रहा है करके, ठीक है। इतना बात आपको देखे तो फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा तुरंत आता है कंडेल ग्राम के पास और सभी को मिलता है और जाकर अंग्रेज से बात करता है, भाई आप लोग क्यों फंसा रहे हैं उन लोगों को करके,
ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं हम लोग नहीं फंसा रहे हैं, ये लोग ज़बरदस्ती चोरी किए हैं करके उल्टा फंसाते हैं, तो बोलते नहीं चोरी किए हैं करके बोलते हैं। तो आप लोग फिर ये पैसा जब तक नहीं देंगे इसके लिए तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे बोलते हैं, ये जुर्माना देना पड़ेगा बोलता है। तो फिर जाकर क्या बोलता है, ये सभी उन लोग को मवेशी जो रहता है ना जंगल, मतलब जो किसान और व्यापारी का जितना मवेशी पशु जानवर आते हैं सबको जब्त कर लेते हैं। कौन लोग? ये अंग्रेज लोग। जब तक ये पैसा नहीं ले देंगे तब तक इन लोग का मवेशी पशु कुछ नहीं छोड़ेंगे करके। तो और दूसरे जगह गांव में नीलामी करने लगते हैं, पैसा लेने लगते हैं, पैसा से बेचने लगते हैं उन लोग को सभी पशु और मवेशी को। ठीक है। तो ये बात फूले नहीं समाता है सभी कंडेल ग्रामवासियों को। फिर क्या होता है बात, फिर ये बोलता है कि जो बोलता है कौन, ये बाबू जो रहता है ना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, आप किसको बोलता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। आप देखिए कुछ करिए करके। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को पता रहता है ये एक बात कि हमारा जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी हमारा जो बंगाल मतलब ये कलकत्ता अधिवेशन में आया रहता है, बंगाल उस समय आया रहता है। तो ये बात किसको पता रहता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ये तुरंत जाता है और उसको इन्विटेशन देता है, किसको? महात्मा गांधी को आप आइए हमारे यहाँ कंडेल जो नहर सत्याग्रह के बारे में सभी हमें ग्रामवासियों को फंसाया जा रहा है करके। तो वहाँ से बात ठीक है मैं आऊँगा, अभी तो अधिवेशन में है करके। फिर उसी समय नागपुर अधिवेशन होने वाला था, तो उसी समय आता है कौन? अपना महात्मा गांधी। तो उनकी बात जैसे ही महात्मा गांधी आने वाला है करके ये बात किसको पता चलती है? अंग्रेज़ों को। ठीक है। तो ये बात में यहाँ इसी समय एक रायपुर में डिप्टी कमिश्नर रहता है। ये बात डिप्टी कमिश्नर को जैसे ही पता चला, अंग्रेज के डिप्टी कमिश्नर को पता चला कि महात्मा गांधी आने वाले इसी सत्याग्रह को मतलब निपटारे के लिए करके, तो क्या होता है उन लोग को सूचित कर देता है कि उन लोग के मवेशी पशु को सबको छोड़ दो और जितना पैसा उन लोग को माफ़ कर दो करके। तो वो लोग बोलते हैं हम लोग नहीं माफ़ करेंगे, 1/4 माफ़ करेंगे पहले बोलते हैं। तो वो लोग नहीं मानते, हम लोग दे ही नहीं पाएंगे बोलते हैं। फिर 1/4 माफ़ करते हैं, फिर उसके बाद पूरा माफ़ कर देते हैं। ठीक है। इस प्रकार महात्मा गांधी आए नहीं पाया रहता हमारे छत्तीसगढ़ में, और जो अपने जंगल सत्याग्रह जो अपना कंडेल नहर सत्याग्रह सफल हो जाता है, सबके पैसा माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है। और इसी समय छत्तीसगढ़ फिर 1920 को ही तारीख को जैसे कंडेल नहर सत्याग्रह महात्मा गांधी आने से पहले सफल हो जा रहता है, तो उससे आने से पहले सफल हो जा रहता है, और फिर हमारा महात्मा गांधी आता है, उसको पता नहीं रहता, उसके आते तक तो सफल हो जा रहता है। तो याद रखना ये आपका दिसंबर 20 से 21 दिसंबर 1920 इसी में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ प्रथम बार आते हैं। पहली बार महात्मा गांधी हमारा छत्तीसगढ़ कब आते हैं? 20 तारीख को आते हैं और रुकते हैं और 21 तारीख को वापस चले जाते हैं। ठीक है। 20 से 21 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ कब आया अपना महात्मा गांधी? प्रथम बार आए। ठीक है। पहली बार महात्मा गांधी 20 से 21 दिसंबर 1920 को आए। ठीक है। और इसके साथ एक सहयोगी आया था। ठीक है। याद रखना महात्मा गांधी पहली बार कब आए? महात्मा गांधी पहली बार 20 से 21 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आए पहली बार। ठीक है। छत्तीसगढ़ आए और इसके साथ आया था एक सहयोगी भी था। ठीक है। सहयोगी कौन था? याद रखना है आप लोग को, सहयोगी मौलाना शौकत अली खान। मौलाना शौकत अली खान किसके सहयोगी थे? महात्मा गांधी के साथ यही आए थे मौलाना शौकत अली खान। ये एग्जाम में पूछता है बार बार, इसको क्या करना है? याद करते चलना है, मौलाना शौकत अली खान। ठीक है। इतना क्लियर, इतना याद रखना है। ठीक है। उसके बाद इतना याद करते चलना है। ठीक है। अब याद करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर एक से पर्यटन है हमारे धमतरी जिला में। धमतरी जिला में बहुत सारे पर्यटन याद रखना है आप लोग को। ठीक है। देखो ये अपना कौन है? सिहावा नगरी। इसी सिहावा नगरी में आप लोग को याद रखना है कर्णेश्वर महादेव मंदिर। फिर उसका जस्ट धमतरी में याद रखना है आप लोग को अंगार मोती मंदिर। ठीक है। अंगार माता मोती मंदिर। इसके बाद याद रखना है बिलई माता मंदिर। एक और मुख्य आप लोग को मंदिर याद रखना है ओना कोना महादेव मंदिर धमतरी में। ठीक है। महानदी के पास स्थित है ओना कोना महादेव मंदिर। ठीक है। तो हाँ, एक यहाँ पर एक सिहावा नगरी के ऊपर एक अमृत कुंड भी है। ओके। देखो बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले याद क्या रखना है? मंदिर याद रखना है। कौन से जिले में? धमतरी जिले में मंदिर याद रखना है। देखो कौन कौन से मंदिर? सबसे पहले मंदिर में याद रखना। ठीक है। पहले ये याद रखना बिलई माता मंदिर कहाँ स्थित है? बिलई माता मंदिर आपका धमतरी में। उसके बाद याद रखना दूसरा अंगार मोती माता मंदिर कहाँ स्थित है? धमतरी में। तीसरा याद रखना आप लोग सिहावा के जस्ट ऊपर में, सिहावा पर्वत के ऊपर में
कर्णेश्वर महादेव, कर्णेश्वर महादेव, कर्णेश्वर महादेव मंदिर स्थित है आपके सिहावा पर्वत के ऊपर में। उसके बाद चौथा याद रखना है आप लोग को, यही कर्णेश्वर महादेव के जस्ट नीचे में आप लोग का एक अमृत कुंड है। क्या है? अमृत कुंड याद रखना है। ठीक है, कर्णेश्वर महादेव मंदिर के आसपास। उसके बाद एक और मुख्य मंदिर याद रखना, हमारे धमतरी जिले में महानदी के पास स्थित है आपका ओना कोना, ओना कोना क्या रखना है? मंदिर याद रखना है। ओना कोना मंदिर कहाँ? महानदी के पास स्थित है। ठीक है, इतना हमारे धमतरी जिले के बारे में क्या रखना है? याद रखना है। ओके, सबको याद हुआ? अगर किसी प्रकार कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। ओके, चलो आज के लिए इतना है।